अजीम अव्वल बड़ी अहम है, 1914 से शुरू होती है, 1919 में इस जंग का इख्तिताम होता है। अब आपको इनके फरीकैन भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके फरीक थे। देखा जाए तो फरीक के अव्वल, फरीक सानी, अव्वल में जो लोग थे वो बरतानिया, रूस, फ्रांस और सर्बिया। जो इसके अपोजिट थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की बाद में शामिल हुआ, तुर्की बाद में शामिल हुआ। अब आपको बताते हैं कि तुर्की को जर्मनी का साथ देने का एक मुआहदा हुआ था, और उसकी वजह भी क्या थी कि बरतानिया के साथ जंगी जहाज़ों का एक मुआहदा हुआ। जब जर्मनी और इटली के दरमियान, ये रूस और फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जंग हुई, तो जंगी जहाज़ों का मुआहदा देने का था तुर्की को, बरतानिया ने बना के देने थे। वो इस मुआहदे से मुकर गया और तुर्की ने वो जहाज़ फिर जर्मनी से ले लिए, जंगी जहाज़। जब जर्मनी से जहाज़ लिए तो इनका ताल्लुक जर्मनी से बन गया। अब ना रूस पे डिपेंड कर सकते थे क्योंकि रूस का असल मसला था, ना फ्रांस के साथ ये मिल सकते थे, ना ही ये बरतानिया के साथ मिल सकते थे। तो इन्हों को एक इत्तेहाद की ज़रूरत थी। फिर इन्होंने इत्तेहाद में साथ दिया जर्मनी का, इत्तेहाद में तुर्की ने किसका साथ दिया? जर्मनी का। और इसी तरह जब रूस ने, असल में ये जंग अज़ीम रूस से शुरू हुई, रूस ने जब अबनाओं को, यानी कि जो समुद्री रास्ते हैं उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो तुर्की ने मुज़ाहमत की, तुर्की ने मुज़ाहमत की। अब ये जो बड़ी जंग है ये फरीकैन यही थे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, मगर इनका साथ तुर्की ने दिया था। और जर्मनी को आपको इल्म है कि ये शिकस्त हुई थी। तुर्की ने मुज़ाहमत की और हुकूमत रूस ने तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अब रूस के जो साथी थे वो बरतानिया और फ्रांस थे, लिहाजा बरतानिया और फ्रांस भी इस जंग में कूद पड़ा और 1915 में एक बहरी हमले का आगाज किया और 18 जहाज़ों ने उस आबनाव से गुजरने की कोशिश की, जिस पर एक तुर्की कमांडर मुकर्रर थे जो फान सांड्रेस जो तुर्की कमांडर थे, और इनके मतहत मुस्तफा कमाल, उन्होंने उनके 4 जहाज़ों को वहां पर डुबो दिया और इस तरह समुद्री रास्ते से आगे ना आ सके। और फिर गीलीपोली की जंग, फिर जमीनी रास्ते पे गीलीपोली की जंग हुई और ये जंग 1 साल 10 माह तक जारी रही, 1 साल 10 माह तक जारी रही। सुल्तान खामस इस दौरान फौत हो जाता है और फिर वहीदुद्दीन, जिसका करता साउस, वो खलीफा बनता है। और ऐसे ही 11 नवंबर 1919 को जो जर्मनी इत्तेहाद डाल देता है, जर्मनी इत्तेहाद डाल देता है और 1919 में फौजें स्मरना में दाखिल हो जाती हैं। अब उसका मुकाबला नहीं हो पाता। फिर मुस्तफ़ा कमाल आता है। साउस ने मुस्तफ़ा कमाल को गद्दार कहा है और 1920 में साउस यानी कि जो खलीफा तुर्की थे उनके दरमियान और इत्तेहादी हुकूमतों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसको मुआहदा सेवरे का नाम कर दिया जाता है। 1920 में मुआहदा सेवरे हुआ। अब ये एक मुआहदा था जिसमें तुर्की के हिस्से अलग अलग किए गए और 1922 में सुल्तान साउस जो है वो इस्तांबुल छोड़ जाता है और जो लोज़ान का मुआहदा उसकी आखिरी शिक्की होती है उस पर दस्तखत हो जाता है और मुस्तफ़ा कमाल जो है
वो सल्तनत के खात्मे का ऐलान कर देता है और अब्दुल मजीद सानी को खलीफा मुकर्रर करता है। अंकरा सदर मुकाम ठहरता है और 3 मार्च, ये याद रखने वाली तारीख है, 3 मार्च 1924 को जो एक वक्त है खिलाफत उस्मानिया के शुरू होने का, जो हज़रत उस्मान से शुरू हुई थी, उस खिलाफत को जो 800 साल बाद 600 साल बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को उसको ख़त्म कर दिया और इस तरह जो खिलाफत उस्मानिया है वो ख़त्म हो गई। सुल्तान अपने ख़ानदान समेत मुल्क छोड़ गया और मुल्क छोड़ने के बाद मुस्तफ़ा कमाल तुर्की के बाकायदा डेमोक्रेटिक जो है प्रेसिडेंट बन गए और 625 साल जो कायम शुदा सल्तनत उस्मानिया थी वो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। ये एक बड़ा दौर था जो सल्तनत उस्मानिया का, जिसके अंदर हमने आपको सल्तनत उस्मानिया को उस्मानिया क्यों कहा जाता है ये बताया, उस्मान के बारे में बताया, अर्तुगल के बारे में बताया, और ख़ान के बारे में बताया, मुराद अव्वल शीशमान के बारे में बताया, बायजीद अव्वल इसके बारे में बताया, और ऐसे ही हमने मोहम्मद अव्वल, मुराद सानी, सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया उनके बारे में बताया, बायजीद सानी, सलीम अव्वल, सुलेमान आज़म, सलीम सानी, अब्दुल मजीद अव्वल, अब्दुल अजीज़, अब्दुल हमीद और सुल्तान अब्दुल हमीद उनके बारे में बताया, जंग बलकान, जंग तराबलस और पहली जंग अजीम, क्रेट अजीम ताकतों, इन सब के बारे में हमने सल्तनत उस्मानिया के बारे में गौर से पढ़ लिया है। अब आखिरी जो बात अब हम शुरू करने लगे हैं वो है मुस्तफ़ा